नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में पुनः उसी कहानी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। हम कल पिता कहानी का एक पार्ट पूरा कर लिए थे, तो आज उसके आगे से देखते हैं। इसमें एक पिता की मानसिक द्वंद का चित्रण किया गया है। तो चलिए देखते हैं। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हुए अपनी अमावट, गचक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ-पाँव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाते और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियाँ मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे-बगाहे मुँह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद-लद बाहर आम के दो सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे, टटोलते-टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और एक खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में एक दो आम उनसे चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफ़ी देर एक ही तरह टिके रहने से उनकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सामान है। भले लोग आया जाया करते हैं। मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है। भले लोग आया जाया करते हैं। आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की आड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा, सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर को घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वेंटी के लिए बेरा को टिप दीजिए। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए। बेरा यानी वेटर को टिप दीजिए। रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटवाइए। मुझे क्यों घसीटते हैं? लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खीजे हारे सिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं, आगे से पिता को नहीं घेरेंगे।
लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ की सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ की सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखे की स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो हैं ही। पिता अद्भुत और विचित्र है, वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसे ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफी घुड़कने-फुड़कने से राजी हो गए और खुलदाबाद के किसी लट्टू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। रघुवीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाम दिलवा दूं। वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफी हिराकत उगली। वह उठे, मैं सबको जानता हूँ। वहीं म्युनिसिपल मार्केट के छोटे-मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं और जमाने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सु फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या? वह धीमे-धीमे बुदबुदाया। ए पिता बाहर अकबा ए पिता बाहर अक अकबाकर उठ पड़े शायद। थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में ए पिता बाहर अबकाकर उठ पड़े, अबकाकर नहीं, यहाँ हकबकाकर। थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज जैसे उन्हें अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा, किंचित टिका-टिका सा। पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी। मन उसका मथा जाता था। बीवी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी, वे गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं! लंबे समय से वह केवल दो ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवाकाल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो, उन्होंने उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठी लागत। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल दो ही पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ-मूठ सो गया। ऐसा न हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सी बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा।
स्तन चूसने की चप-चप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से उसे ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े जबरदस्त हैं इस समय। बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए ही होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन की स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया है? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल करके सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ-साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी, उसके मस्तिष्क में एक खिंचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। उसे आँखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन पंखे के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जीवन अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं, उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था, उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा, पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं तो क्या उनके पुत्रों के सामने अपने को कभी पाशरा नहीं। तो लगता है दीवार पर लगता है दीवारों पर भी पसीना चुचुहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीबी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदवाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के-हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया, गर्मी के मौसम से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला कप्तान भाई-बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 2 वर्ष तक ₹50 भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया था। पिता ने उसके हाथों में उसके नाम की ₹1200 वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपए मिल गए। लेकिन इस बात से उसे दुःख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया, वह सब एक पल में घट कर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा कि पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा-टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह
खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटका रहा। न लोको-शेड से उठती इंजनों की सटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की ग्रैंड ट्रंक पर से होकर आती धूमनगंज की ओर इक्के-दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टाप, न झगड़ते कुत्तों की भौंक-भांक, बस कहीं उल्लू एक एक गति, एक वजन और विवत्सता में बोल रहा है। रात्र में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात आएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के समान लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और वह इस समय यह सब सोचना, यानी सिवाय सोने के, कितना निरर्थक है। यह कहानी बहुत लंबी हो गई है। शायद पिता औंध गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी-असूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खांस-खखार, कुत्ते-बिल्लियों को हड़गाना, कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टटकी बाँधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच-विचार से पस्त हो जाने की वजह से नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरों को घूरा। हुआ यह कि उसके शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन में छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो आया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अधनीद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं, अथवा कुछ सोचकर पुनः जगे हुए हैं। पता नहीं, अभी ही उन्होंने "हे राम, तू ही सहारा है" कहकर जम्हाई ली है। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफ़ी शोर उठते कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चिंत रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया है और वह सुराही से प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बाँध तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार-बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बाँध तर हुआ है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरों का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितना देर थी, यानी सुबह होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी है। सुबह जो दूर है कि भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे कांव-कांव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी हो गई होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चिंत रूप से सो गए हैं शायद। तो ये हमारी पिता कहानी थी। तो आज समाप्त हुई। बस अब हम अगली कहानी के साथ मिलेंगे आप लोगों से। जय हिंद।